दीदी, ये क्या है? क्या हुआ? इतनी बड़ी कंपनी का आईपीओ आया है और अभी पापा ने भरा क्यों नहीं है? हाँ, ये तो आदित्य बिरला का आईपीओ है। एचडीएफसी का तो भरा था, फिर ये क्यों नहीं भरा है? कोई बात नहीं, चलो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, देखते हैं भरना चाहिए या नहीं, ठीक है? चलो इंफॉर्मेशन ले। चलो छवि, हम आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की इंफॉर्मेशन देखते हैं। ओके दीदी। आदित्य बिरला एएमसी एक ऐसी कंपनी है जो आदित्य बिरला कैपिटल की एक हिस्सा है और आदित्य बिरला कैपिटल ऑलरेडी लिस्टेड है। आदित्य बिरला कैपिटल में आदित्य बिरला एएमसी जैसी दूसरी भी कंपनीज है। और अगर हम आदित्य बिरला कैपिटल का पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने कोई अच्छा पैसा तो बना के नहीं दिया है। अगर हम उनके पीयर ग्रुप के बजाज फिनसर्व को देखते हैं तो उसमें भी कई फाइनेंशियल कंपनीज आ जाती है बजाज, लेकिन उन्होंने तो काफी अच्छा पैसा बना के दिया है। दूसरी भी कंपनीज जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन्होंने भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा कमा के दिया है, लेकिन आदित्य बिरला कैपिटल ने उतना अच्छा पैसा कमा के नहीं दिया है। बराबर ना? हाँ दीदी, सही बात है आपकी। तो चलो और इंफॉर्मेशन भी देखते हैं। तो आदित्य बिरला सन लाइफ क्या है? वो भारत की सबसे बड़ी नॉन बैंक एफिलिएटेड एएमसी है। जैसे कि हमने देखा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, तो वो लोग तो बैंक एफिलिएटेड है, इसलिए उनके लिए इजी है। लेकिन आदित्य बिरला एक नॉन बैंक एफिलिएटेड होने के बावजूद भी एक बड़ी कंपनी है। ये भारत की चौथे नंबर की सबसे बड़ी एएमसी है। इनकी सर्विसेज है म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, ऑफशोर एंड रियल एस्टेट ऑफरिंग्स, और ये 1994 से कार्यरत है। तो दीदी, आदित्य बिरला कंपनी एक बड़ी और अच्छी कंपनी तो है। भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इतिहास 50 साल का है, जब से 1963 में आरबीआई और गवर्नमेंट के एक जॉइंट इनिशिएटिव के रूप में यूटीआई का फॉर्मेशन हुआ था। और पिछले 10 साल में एयूएम 16.4% के सीएजीआर से बढ़ के, जो पहले 7 ट्रिलियन थे, एक डिकेड में 33 ट्रिलियन तक पहुंचे हैं। तो एक बात तो है, 16.4% यानी कि ये भारत की एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बढ़िया ग्रोथ है। सही बात है दीदी। ऐसी इंडस्ट्री में पैसा तो लगाना चाहिए। तो ऑफर क्या है? 3.89 करोड़ के शेयर्स की ओएफएस है, यानी कि ये शेयर्स हमें बेच रहे हैं उनके प्री एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स 712 की प्राइस पे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2800 करोड़ जाएंगे पास्ट प्रमोटर्स के पास, यानी कि ये अमाउंट कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। तो प्रमोटर्स कौन है? एबीसीएल का 51% स्टेक है और सन लाइफ एएमसी का 49% स्टेक है। अब चलिए इनके फाइनेंशियल्स देखते हैं। इनका इक्विटी शेयर कैपिटल है 144 करोड़, यानी कि इनके प्रमोटर्स का पैसा लगा है वो है 144। अब ऑब्वियस है कि कंपनी 1994 से कार्यरत है, तो प्रॉफिट भी हुआ होगा इतने सालों में। तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स जो कि टोटल इक्विटी में आती है, वो टोटल इक्विटी को 1800 करोड़ तक ले जाती है। तो सीधी बात है, कंपनी में 144 करोड़ है, जो कि अब 1800 करोड़ बन चुके हैं। अब कंपनी की टोटल इनकम क्या है? तो पिछले साल क्लोजिंग पे कंपनी ने 1200 करोड़ का टर्नओवर किया। 3 साल पहले का हम डेटा देखें तो 1400 करोड़ इनकम थी उनकी, जो अब है 1200 करोड़, यानी कि बढ़ा नहीं है उनका इनकम, घटा है। तो ऐसा क्यों है? आदित्य बिरला का टर्नओवर क्यों कम हो गया? एक तरफ हम कहते हैं कि इंडस्ट्री अच्छी ग्रो कर रही है, लेकिन इनका धंधा तो घटा है। तो ये ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि 2020 में सेबी ने
एएमसी पे रेगुलेशंस ज्यादा स्ट्रिक्ट किए थे, जिसके कारण आप देखोगे कि सिर्फ आदित्य बिरला कैपिटल में ही नहीं, बाकी एएमसी की कंपनीज में भी टर्नओवर कम हुआ है 2020 में। तो एयूएम बढ़ा लेकिन टर्नओवर कम हो गया लो चार्जेस की वजह से। अब प्रॉफिट देखे तो कंपनी ने पिछले साल 526 करोड़ का प्रॉफिट किया। अब टर्नओवर कम हुआ तो ये ऑब्वियस है कि प्रॉफिट भी कम होने चाहिए, लेकिन इधर हम देखें तो प्रॉफिट्स तो बड़े हैं, 446 से 526 हुए हैं। ऐसा कैसे हुआ? तो इसका कारण ये है कि रेगुलेशंस की वजह से टर्नओवर कम हुआ लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो ये आदित्य बिरला के अलावा कई और कंपनियों में भी आप नोटिस कर सकते हैं। ये तो लेकिन कंपनी की अर्निंग है, पर मेरी अर्निंग क्या हुई? वो है ईपीएस, जो कितनी है 18.27। तो सिंपल सी बात है कि हम कंपनी को दे रहे हैं 700 रुपीज, जिसपे हमें मिल रहे हैं 18 रुपीज, यानी कि हम 40 टाइम्स ज्यादा पैसा दे रहे हैं। तो प्राइस टू अर्निंग का रेशियो कितना हुआ? 40। तो अब हम देखते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ। हमने पहले देखा कि उनकी टोटल इक्विटी है 1800 करोड़, उस पे वो कमाते हैं 500 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 31%, जो कि काफी अच्छा है। तो अब हम देखते हैं एनएवी, यानी कि टोटल इक्विटी 1800 करोड़ को अगर हम सारे शेयर होल्डर्स में बांट दें तो हर एक को मिलता है 59 रुपीज, यानी कि 700 देके मुझे मिलता है 59 रुपीज, यानी कि मैं 12 टाइम्स ज्यादा पे कर रही हूँ। अब हम देखें तो एनुअली मुझे पर शेयर 18 रुपीज तो मिल ही रहे हैं, और वैल्यूएशन हम देखें तो 59 रुपीज तो है ही। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना बुरी बात नहीं है। अब एएमसी की कंपनी है तो बोरोइंग तो होगा नहीं, तो बोरोइंग इनके नील है। 1200 करोड़ सेल्स पे अगर वो 500 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं तो इन्हें प्रॉफिट मार्जिन मिलता है 44%, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो एक चीज तो है कि एएमसी कंपनीज के मार्जिन बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस बेसिस पे 700 रुपीज का प्राइस रखा गया। पर शेयर एक तो हमें 18 रुपीज मिल रहे हैं, जो कि बढ़ते भी जा सकते हैं। तो 18 का ईपीएस कंसिस्टेंटली अगर मुझे हर साल मिलने की उम्मीद है तो 39 का पी नॉर्मल है। तो हिस्ट्री इनकी कहती है कि 31% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, यानी कि पास्ट प्रमोटर्स ने अच्छा पैसा कमाया है। अगर पॉजिटिव रिटर्न ऑन नेटवर्थ है तो मुझे भी पैसे कमाने की उम्मीद तो रखनी ही चाहिए। ये ग्राफ देख के हमें एक चीज पता चलती है, एचडीएफसी एएमसी सबसे बड़ी है, लायंस शेयर है। तो धंधा करने में सबसे होशियार कौन है? एचडीएफसी एएमसी। अगर दूसरी कंपनीज आप देखो तो उनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 30% के आसपास तो है, तो हमें अच्छे RONW की उम्मीद रखनी चाहिए। तो ओवरऑल 700 रुपए पे जो ऑफर है वो बुरी तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कंपनी कौन है फिर भी? एचडीएफसी एएमसी, राइट छवि? पिछले 7 साल से 6% से के ग्रोथ से बढ़ रही। कोविड की वजह से यहाँ पर भी -7.3% का डी ग्रोथ आया, पर आने वाले टाइम में हम अच्छी रिकवरी की उम्मीद रख सकते हैं। तो आने वाले 5 सालों में हम 7% का ग्रोथ देख सकते हैं, जो पहले से भी अच्छा है। तो इंडियन जीडीपी के पिछले 5 साल से आने वाले 5 साल की बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद हम रख सकते हैं। ये 2014 से लेके आज तक का डेटा है। हम देख सकते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड को आउट परफॉर्म किया है। यही आउट परफॉर्मेंस हम आने वाले सालों में भी उम्मीद कर सकते हैं। इनफैक्ट आने वाले सालों में चाइना से भी अच्छी उम्मीदें इंडिया की जा रही है। तो जीडीपी के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? एक तो है फेवरेबल डेमोग्राफिक्स। इंडिया में जो पॉपुलेशन है उनकी मीडियन एज है 28 इयर्स, और 90% इंडियंस 60 साल से कम उम्र के हैं।
यानी कि प्रोडक्टिव है। इसके कंपैरिजन अगर हम यूएस, चाइना या ब्राजील से भी करें तो हमारी डेमोग्राफिक कंडीशंस ज्यादा फेवर। अब दूसरा कारण, अर्बनाइजेशन। भारत में अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ रहा है। 1950 में 17% की हमारी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रह रही थी, जो कि 2025 तक होगी 37.4%। इससे क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, जिससे कि कहीं जॉब्स भी क्रिएट होती है। अब आता है पर कैपिटा जीडीपी, यानी कि इंडिविजुअल्स की इनकम भी बढ़ रही है। 2012 में हमारी पर कैपिटा जीडीपी थी 72,000, जो कि डबल होके अब हो गई है 1.5 लाख, और अगले 5 साल में 11% के सीएजीआर से बढ़ के 2.5 लाख हो जाएगी। अब ये ऑब्वियस है कि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी सेविंग्स भी बढ़ेगी, राइट? हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग का रेट है 30%, जो कि कई दूसरी कंट्रीज से ज्यादा है। वर्ल्ड एवरेज है 25%, हमारा वर्ल्ड एवरेज से भी अच्छा है, यानी कि सेविंग्स तो हम करते ही हैं। चलिए अब हम ट्रेंड्स देखते हैं। जीडीपी बढ़ा तो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग भी बढ़ी, 36,000 से 63,000 आ गई है। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग हम 30% ही करते हैं लगातार, लेकिन जीडीपी बढ़ने के कारण ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग भी बढ़ती जा रही है। अब जीडीएस है 64,000, उसमें से हमारी घरेलू सेविंग्स है 40,000, जो कि जिसमें आ जाती है नेट फाइनेंशियल सेविंग्स, सेविंग्स इन फिजिकल एसेट्स, गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, वो सब। जीडीएस जो हमारा 64,000 है, उसमें से हाउस होल्ड सेविंग्स में जाता है 40,000, और उसमें से जो फाइनेंशियल सेविंग्स होती है उसमें जाते हैं 23,000। अब ये हाउस होल्ड सेविंग्स इंडिया में बढ़ता जा रहा है 7.6% के सीएजीआर से, क्योंकि हमारी इनकम भी बढ़ रही है। तो हाउस होल्ड सेविंग्स को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो उसमें से फिजिकल एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टीज को जाता है 58%, और फाइनेंशियल सेविंग्स में जाता है 41%। तो ये जो फाइनेंशियल हाउस होल्ड सेविंग होती है हमारी 23,000, उसमें से 38% तो फिक्स डिपॉजिट हो जाती है, बाकी 20% जाता है पीएफ में, 14% इंश्योरेंस, सिर्फ 1.9% जाता है म्यूचुअल फंड में, और 3.4% शेयर्स और डिबेंचर्स में। तो जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी वैसे ये म्यूचुअल फंड का परसेंटेज तो बढ़ेगा ही, और 23,000 की सेविंग्स तो हम करते ही है। तो जैसे जैसे इसमें ग्रोथ आएगा म्यूचुअल फंड्स को तो बढ़ना ही है। ये है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ओवरव्यू। लास्ट ईयर 15% का ग्रोथ आया। ये हिस्टोरिकल एयूएम ग्रोथ है। एवरेजली एयूएम 16.4% के सीएजीआर से बढ़ा है पिछले 10 साल में। तो ये जो हम ग्रोथ देख रहे हैं उसमें 56% कंट्रीब्यूशन है टॉप 5 कंपनीज का। तो यही 5 कंपनियां हैं जो एयूएम कर रही है। तो ये 34 ट्रिलियन एयूएम में से 15 ट्रिलियन इंस्टीट्यूशनल है और 18 ट्रिलियन इंडिविजुअल है। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल के बीच बटी हुई है। यहाँ से पिछले 10 साल में 2 इम्पोर्टेंट चीजें नजर आ रही है। एक तो है नंबर ऑफ फोलियोज, यानी कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, वो बढ़ते जा रहे हैं। 2010 में जो 5 करोड़ थे वो अब है 10 करोड़। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी बढ़े हैं और साथ में उनकी टिकट साइज भी बढ़ी है। हमारी इनकम बढ़ने की वजह से टिकट साइज भी बढ़ती जा रही है। 2010 में जो 58,000 थी वो अब है 1,82,000। आज 86% टर्नओवर टॉप 30 सिटीज में से आ रहा है और बियॉन्ड 30 में से 14% आ रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये ज्यादातर फोकस्ड सिटीज में से आ रहा है। धीरे धीरे ये और सिटीज में भी बढ़ेगा। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हम देखें तो उनमें से मेजॉरिटी 42% 2 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए पैसा लगाते।
तो ज्यादातर इंडिविजुअल्स लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। दो चैनल्स में से इन्वेस्टमेंट आते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक रेगुलर। हम देखते हैं कि पहले रेगुलर का परसेंटेज ज्यादा था, लेकिन डायरेक्ट चैनल का ग्रोथ इसलिए होता है क्योंकि वहां पे चार्जेस कम होते हैं। 2016 में इंडिविजुअल्स के डायरेक्ट प्लान्स थे 13%, जो अब बढ़ के हो गए हैं 20%। समय चलते इंडस्ट्री में भी कंसोलिडेशन होता जा रहा है। हम देख सकते हैं कि FIL फंड मैनेजमेंट L&T इन्वेस्टमेंट में मर्ज हो गया, दैवा एसेट मैनेजमेंट SBI में मर्ज हो गया। वैसे ही मिड साइज और स्मॉलर AMCs जो होती है वो बड़ी AMCs में मर्ज होती जाती है। तो इसीलिए जो टॉप 10 लार्ज प्लेयर्स है उनका सिर्फ इंडस्ट्री एसेट्स में ही लायंस शेयर नहीं है, बल्कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी है। आज इंडिया में 41 फंड हाउसेस है, जैसे कि IDFC, SBI, ICICI, एक्सिस वगैरह वगैरह। म्यूचुअल फंड्स के अलावा AMCs की दूसरी भी सर्विसेज होती है, जैसे कि PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। आप जानते ही होंगे कि लास्ट मंथ पापा ने जो फ्रंट रनर्स फंड चालू किया था वो भी PMS ही है। तो आज अप्रोक्सीमेटली 21 ट्रिलियन पैसा PMS में है, जिसे 361 पोर्टफोलियो मैनेजर्स संभाल रहे हैं। ये PMS सर्विसेज 15% के CAGR से बढ़ती जा रही है। PMS की टिकट साइज मिनिमम 50 लाख होती है। सबसे बड़ी AMCs जो PMS भी करती है वो है UTI, SBI और टाटा। म्यूचुअल फंड और PMS में कई डिफरेंसेस है, जिसमें पहला होता है एसेट होल्डिंग। म्यूचुअल फंड्स में सबका पैसा एक ही बास्केट में होता है, लेकिन PMS में सबके इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में हम 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग, लेकिन PMS में मिनिमम 50 लाख तो चाहिए ही, और कुछ PMS तो 1 करोड़ से नीचे के इन्वेस्टमेंट लेते ही नहीं है। मतलब कि म्यूचुअल फंड्स सबके लिए है, लेकिन PMS एक्सक्लूसिव है। तो ये है उनकी अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स। PMS यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, AIF और ऑफशोर मैनेजमेंट सर्विसेज। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो 6 साल से 18% के ग्रोथ से बढ़ रही है, वो आने वाले 5 साल में 11 to 13% से बढ़ेगी, और आज की 33 ट्रिलियन की इंडस्ट्री 2026 तक 57 ट्रिलियन की होने वाली है। ये 33 ट्रिलियन बनता है इक्विटी, टैप, मनी मार्केट और ETF से, और सब में ग्रोथ अच्छा है और अच्छा रहना चाहिए। ऑब्वियसली AUM बढ़ेगा तो उसमें से जो चार्ज आते हैं उससे कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो अभी जो रेवेन्यू है 16,000 करोड़ वो हो जाएगी 30,000 करोड़, और जो प्रॉफिट्स है 8,000 करोड़ वो हो जाएंगे 15,000 करोड़। तो एक बात तो क्लियर है कि AUM, रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ होना ही है। तो कौन है इसके ग्रोथ ड्राइवर्स? वो है पॉपुलेशन, एज एंड साइज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है 1% CAGR से, तो जो पॉपुलेशन आज है 1.38 करोड़, 138 करोड़, वो हो जाएगी 143 करोड़। इंडिया अभी सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना के बाद। हमारी 64% पॉपुलेशन 15 to 59 ईयर्स की एज में आती है। अर्बनाइजेशन के ग्रोथ की बात तो हम कर ही चुके हैं। म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन हम देखें, AUM to GDP का परसेंटेज, तो डेवलप्ड कंट्रीज में वो ऑलमोस्ट 100% के आसपास है, लेकिन इंडिया में 15% ही है, बहुत ही ज्यादा गैप है। तो आने वाले टाइम में हम AUM बढ़ता देखेंगे। म्यूचुअल फंड्स के नेट इनफ्लो देखे हम तो काफी अच्छे हैं, उसमें भी 2017-18 का हम देखें तो 3 लाख करोड़ के इनफ्लोस थे, जो कि 2019 में और 2020 में म्यूटेड थे, 2020 में कोरोना की वजह से, और 2019 में मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के क्राइसिस की वजह से।
अप्रैल दिसंबर इस साल देखें तो इनफ्लो वापस 3 लाख करोड़ तक तो आ ही गया है। इक्विटी अभी भी नेगेटिव है, लेकिन इनफ्लोस बढ़ चुके हैं। जो हम 2016 में देखते थे कि 3,000 करोड़ के इनफ्लो आते थे एसआईपी से, वो अब आते हैं 9,000 करोड़। तो हम ये तो कह सकते हैं कि भारत में हर महीने एसआईपी के थ्रू 10,000 करोड़ आने लगेंगे। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसा तो बनना ही है, पर अब हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्ट करें ताकि ज्यादा अच्छा पैसा बने। तो चलो अब हम अच्छी कंपनी ढूंढते हैं। तो चलो ढूंढते हैं दीदी। तो टॉप 10 एएमसी जो है वो 83% टर्नओवर करती है, तो हमें इन्हीं पे ध्यान रखना होगा। टॉप 10 प्लेयर्स का सीएजीआर 28% से बड़ा है मार्च 2016 से लेके जून 2021 तक। एयूएम में आदित्य बिरला 4th पोजीशन पे आती है। नंबर ऑफ फोलियोज देखें तो आदित्य बिरला 7th पोजीशन पे आती है, 71 लाख फोलियोज है। रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो आदित्य बिरला 5वें नंबर पे आती है। नेट प्रॉफिट में आदित्य बिरला 6th पोजीशन पे आती है। साथ ही साथ नेटवर्थ और आरओई में भी आदित्य बिरला 6th नंबर पे आती है। तो आदित्य बिरला अलग अलग पैरामीटर्स में टॉप 10 में तो आती ही है, लेकिन हमारा ध्यान खास करके फर्स्ट और सेकंड वन पे होना चाहिए। तो ये है टॉप एएमसीज का मार्केट। फर्स्ट पे आती है एसबीआई, जिसको फॉलो करती है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। आदित्य बिरला आती है 4th पे, और हमारा ध्यान होना चाहिए फर्स्ट 3 पे। एसबीआई का ताल्लुक होता है गवर्नमेंट की कंपनी एसबीआई से, इसलिए कुछ लोगों को डर लगता है उसमें इन्वेस्ट करने से, और अभी तक उसका आईपीओ एएमसी का आया भी नहीं है। उसके बाद है एचडीएफसी। तो एचडीएफसी एएमसी का जब आईपीओ आया था तब हमने उसमें इन्वेस्ट किया था, क्योंकि वो टॉप कंपनीज में आती है। तो अब पता चला छवि क्यों हमने एचडीएफसी में इन्वेस्ट किया था। हाँ, जनरली हम सोचते हैं कि जिसका एयूएम बढ़ा उसी का रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का रेवेन्यू एसबीआई से ज्यादा है। तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई एएमसी भी ध्यान देने लायक कंपनीज है। रेवेन्यू आता है उनकी स्कीम्स के प्रमाणे। इक्विटी में ज्यादा रेवेन्यू आता है, डेट में कम रेवेन्यू आता है। तो अगर आपकी कंपनी डेट बेस्ड प्रोडक्ट ज्यादा सेल करेगी तो रेवेन्यू कम आएगी। तो धंधे में टॉप कौन करता है? एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाली कंपनीज है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 80% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ये डेटा देख के हमारी टॉप प्रायोरिटीज होनी चाहिए एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। आदित्य बिरला तो होती है 4th प्रायोरिटी पे। तो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी 1994 में इंसेप्ट हुई थी। एयूएम है उनका 2 लाख करोड़ का। पीएमएस है उनका 11,000 करोड़ का। 1206 करोड़ का रेवेन्यू है और 526 करोड़ के प्रॉफिट्स है। 31% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है और 71 लाख इन्वेस्टर फोलियोज है। तो जितना भी हमने ये डेटा देखा, उससे हम आने वाले 9 साल से क्या उम्मीद रख सकते हैं। रेवेन्यू जो है आज 1000 करोड़, वो हो जाएगा 3700 करोड़। प्रॉफिट्स जो उनके आज है 500 करोड़, वो हो जाएंगे 1900 करोड़। ईपीएस 18 से हो जाएगा 64 और प्राइस हो जाएगी 700 से 2200। तो एक चीज तो क्लियर है छवि, आदित्य बिरला में पैसे डालेंगे तो यहाँ पर कंसिस्टेंट डिविडेंड्स तो आने ही। हाँ दीदी, ये बात तो सही है आपकी, लेकिन फिर भी सबसे अच्छी कौन सी है? एचडीएफसी एएमसी। हमारा पैसा भी वही है, फिर आदित्य बिरला में क्यों भरे? तो आदित्य बिरला बुरी नहीं है, पर पहली प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए? एचडीएफसी फॉर हेल्थ। एचडीएफसी में भी एक बात क्लियर है कि प्राइस जो उनकी आज है 3100, वो 10,000 तो जानी ही है।
सेल्स जो है 2200 करोड़ वो हो जाएंगे 8000 करोड़, प्रॉफिट्स 1300 करोड़ से हो जाएंगे 5000 करोड़ और ईपीएस 62 से हो जाएगा 220। चार्ट भी आपके सामने है, लेकिन अभी ये शेयर करेक्शन पीरियड में है, तो थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करें, 10,000 का टारगेट रखते हैं और डिविडेंड भी इतना मिलेगा कि पूरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डिविडेंड में ही बाहर आ जाएगा। तो ये हुआ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर। अगर हम इसकी रेटिंग करें तो हम इसे 4 स्टार्स दे सकते हैं, क्योंकि कोई कमी नहीं है आदित्य बिरला में, लेकिन नंबर 1 तो नहीं है, इसलिए हम 5 स्टार्स देंगे एचडीएफसी को। तो 4 स्टार के हिसाब से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, पैसा तो अच्छा ही बनेगा। तो ये डेटा था प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से, और मैं आरसी पटेल, मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। तो अगर हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो बिना भूले कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलना कि आप कौन सी एएमसी में इन्वेस्ट करोगे।